हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग एक बेहद ही आसान चैप्टर की रिवीजन करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर से जनरली आपके एग्जाम में छोटे 5 मार्कर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा ट्रू फॉल्स के या थ्योरी के भी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है? तो जो डिबेंचर्स का मीनिंग दे रखा है वो दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कहता है डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट whether constituting a charge on the assets of a company or not। तो डिबेंचर्स क्या है? बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक डेट का एविडेंस देते हैं। डेट मतलब उधारी का, राइट। तो सिंपल भाषा में डिबेंचर्स लोन की तरह होते हैं, कंपनी के लिए लोन की तरह है डिबेंचर्स, ठीक है। तो लोन भी एक उधारी है कंपनी के लिए जो उसको वापस करनी होती है, डिबेंचर्स भी कंपनी के लिए उधारी है जो उसको वापस करनी होती है। तो सिंपल भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ बॉन्ड इशूड बाय कंपनी अंडर इट सील एक्नॉलेजिंग अ डेट, ठीक है, जिसमें वो अपने डेट को एक्नॉलेज करती है कि हाँ हमारी एक ये उधारी है। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो ये तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कोई मालिक तो है नहीं कंपनी के, तो उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। वोटिंग राइट्स तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। तो यहां पे भी डिबेंचर्स के केस में भी कोई वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलता। इट कंटेन्स प्रोविजन विद रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपसे बोला डिबेंचर्स लोन की तरह है, तो यानी कि जैसे लोन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के, सिमिलरली डिबेंचर्स में भी दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के। और जो भी रीपेमेंट को लेके सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी पहली दे दी जाती है इन टर्म्स ऑफ इशू। तो सब कुछ पहले से ही डिटरमाइंड रहता है कि कितना इंटरेस्ट होगा, कब कब रीपेमेंट होगी, कौन सी डेट्स पे इंटरेस्ट फॉल करेगा, ड्यू करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी टर्म्स ऑफ इशू में देती है। इसके अलावा फिर हमारी बेसिक मीनिंग से हमारे कुछ बेसिक फीचर्स निकल के आ जाते हैं डिबेंचर्स के, जैसे इट इज अ डॉक्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ लोन, राइट। नेक्स्ट, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होता है। इसका मतलब डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स रेट पे किया जाता है, और ये जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के लिए एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, दैट इज एक एक्सपेंस होता है। तो जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन भी कंपनी के लिए खर्चा होता है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कंपनी के लिए खर्चा होता है। और कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है उसमें वो आता है अंडर फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, वो आता है अंडर फाइनेंस कॉस्ट, जो हम वैसे आगे भी दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो पे किया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट, ये मैंने आपको बताया, विच फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट्स। तो स्पेसिफिक डेट्स पे इंटरेस्ट ड्यू होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन टर्म्स ऑफ इशू में दे दी जाती है पहले ही। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज repaid at a specified future date or converted into shares or other debentures as per terms of issue। तो अगेन प्रिंसिपल की भी जो रीपेमेंट होती है, कैसे रीपे होगा, कब रीपे होगा, क्या वो शेयर्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ इशू में पहले ही बता दी जाती है। डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन कंपनीज एसेट, है ना। तो डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में कि क्या होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। बट एज अ फीचर, debentures can be secured as well or they can be unsecured as well. If debentures are listed, अगर debentures listed है किसी कंपनी के, then they may be bought or sold on the stock market at market price। तो जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है मार्केट में, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, उसी प्रकार से डिबेंचर्स भी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है। वंस डिबेंचर्स लिस्टेड हो जाती है तो वो भी शेयर्स की तरह ट्रेड की जाती है, मार्केट प्राइस में खरीदी बेची जा सकती है, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? तो वैसे तो देखो, अगर आप ऐसे ही सोचोगे, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है शेयर्स और डिबेंचर्स को लेके, तो 4-5 डिफरेंसेस तो एटलीस्ट मिनिमम आप अपने आप ही सोच के बना लोगे,
राइट। बट फिर भी फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इसमें। तो पहली बात, डिबेंचर्स जो होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं बेसिकली कंपनी के, वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं यानी लेंडर्स होते हैं, जबकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती, लेकिन शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में वोटिंग राइट्स होती है। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो पे किया जाता है एट अ फिक्स्ड रेट, एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि डिविडेंड जो शेयर्स पे किया जाता है वो वेरिएबल रेट पे होता है, वो वेरिएबल रेट पे होता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स रेट पे होता है। बट ये देना कोई आवश्यक नहीं होता, जरूरी नहीं होता। डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट्स कितने हैं कंपनी के पास। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है डिबेंचर्स पे वो तो देना ही देना होता है फिक्स्ड रेट के हिसाब से, इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी खर्चा होता है, और ये डिडक्टेबल होता है फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। जब कंपनी अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालती है जिसपे टैक्स वो कैलकुलेट करेगी, वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए वो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस। जबकि डिविडेंड जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, वो कोई खर्चा नहीं होता। और क्योंकि वो खर्चा नहीं है तो वो एज खर्चा आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स डिटरमाइन करने में एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कंपनी टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालते वक्त इसको डिडक्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इस पॉइंट को लेके मेरे ख्याल से बढ़िया ट्रू फॉल्स का एक आराम से सवाल बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अगला, डिबेंचर्स आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाया जाता है अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। बट हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म नेचर का डिबेंचर है या कोई डिबेंचर का जो अमाउंट है वो हमें विद इन 1 ईयर पे करना है, तो उस केस में वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर अंडर करेंट लाइबिलिटीज भी दिखाया जा सकता है। तो अगर कोई करेंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होता है, डिबेंचर्स की कोई करेंट मेच्योरिटीज है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाती है अंडर करेंट लाइबिलिटीज। बट जनरली हम लोग जो डिबेंचर्स की डिस्क्लोजर करते हैं वो हम मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जबकि शेयर्स की डिस्क्लोजर कहां होती है? शेयर कैपिटल के अंदर होती है अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, ये आपको पता है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट या कॉल मनी। डिबेंचर्स को फोरफीट नहीं किया जा सकता, जबकि शेयर जो है वो फोरफीट हो सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग फोरफीचर का जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर कैपिटल शेयर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, डिबेंचर्स के चैप्टर में नहीं पढ़ते। डिबेंचर्स आर रीपेड या रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टर्म। ठीक है, तो डिबेंचर्स जो है वो रिडीम या रीपे कर दिए जाते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टर्म्स, जबकि इक्विटी शेयर्स जो हैं वो रीपे किए जाते हैं ओनली ऑन लिक्विडेशन, है ना। हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हो कि ये नॉर्मली डिबेंचर्स की तरह ही आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम रिडीम किए जाते हैं। और आपको याद होगा मैं शेयर कैपिटल के ऊपर ऑलरेडी रिवीजन वीडियो डाल चुका हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने देखी होगी। तो उसमें हमने क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल ही हो सकते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते, और मैक्सिमम जो रिडेम्पशन पीरियड है वो होता है 20 ईयर्स का। ठीक है, ओके। एनीवे, अगले पॉइंट देखो, डिबेंचर्स में बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिबेंचर्स और शेयर्स एज पर टर्म्स ऑफ इशू। जबकि इक्विटी शेयर्स तो नहीं कन्वर्ट हो सकते किसी और सिक्योरिटी में, किसी भी और सिक्योरिटी में इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका बन गया इससे। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली हमने बोला डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, लेंडर्स होते हैं, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बाहर की लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पहली प्रेफरेंस दी जाती है डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करने की, जबकि लिक्विडेशन के टाइम जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस होती है वो सबसे लास्ट में होती है। और उसमें भी आपको याद होगा सबसे पहली प्रेफरेंस होती है जब शेयर होल्डर्स को पे करने की बारी आती है, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, लास्ट में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पहले आप डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करोगे लिक्विडेशन के टाइम, उसके बाद फिर जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करोगे, और लास्टली आप फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे होती है। तो पहली बेसिस हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इसमें दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स।
सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो सिक्योर होते हैं बाय चार्ज ऑन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी जिन पे जो डिबेंचर्स एक एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देते हैं, ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है इनको रीपे करने में, तो कंपनी के ये जो एसेट्स है जिन पर चार्ज क्रिएट किया गया है, इनको बेच के पैसा लिया जा सकता है और उन पैसों से बेसिकली डिबेंचर्स के पैसे वापस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के एसेट्स बेच के उन पैसों से डिबेंचर्स को पैसा वापस लौटाया जा सकता है। ये होता है चार्ज ऑन एसेट्स। अच्छा, जब चार्ज ऑन एसेट्स की हम बात करते हैं तो दो तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? नाम में फिक्स आ रहा है, मतलब कोई ऐसा चार्ज जो किसी स्पेसिफिक एसेट पे क्रिएटेड हो, है ना, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट पे क्रिएटेड हो, ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। तो जो ये स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं कंपनी ऐसी बेच नहीं सकती। अगर कंपनी चाहती है कि हम वो जो स्पेसिफिक एसेट्स जिन पे चार्ज क्रिएटेड है उनको बेचना चाहते हैं, तो उनको पहले डिबेंचर होल्डर्स की रजामंदी लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके अलावा उसके बिना वो बेच नहीं सकते। ठीक है, और दूसरा हमने बोला फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब जो ऐसा चार्ज जो एक जनरल नेचर का चार्ज है, मतलब कंपनी के सारे एसेट्स पे होता है ना, सारे एसेट्स पे, चाहे स्टॉक हो, डेटर्स हो, कोई भी एसेट हो, सारे एसेट्स पे चार्ज होता है। और जरूरी नहीं कि प्रेजेंट एसेट्स, कोई फ्यूचर एसेट्स भी उसमें हो जाते हैं। तो प्रेजेंट एसेट हो या कोई फ्यूचर एसेट हो, फ्यूचर में कोई एसेट कंपनी खरीदेगी, उन एसेट्स पे भी ऑटोमेटिकली चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है? जब सिक्योर्ड डिबेंचर्स आप समझ गए तो आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अपने आप ही भूल सकते हो। ऐसे डिबेंचर्स जो सिक्योर नहीं होते बाय अ चार्ज ऑन एनी ऑफ द एसेट, मतलब ये ज्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं शेयर्स, उसके बाद अगर डिबेंचर्स का नंबर आता है उसमें भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ज्यादा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू सिक्योर डिबेंचर्स। चलो, नेक्स्ट आपका बेसिस है क्लासिफिकेशन का कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर्स हो गए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स है जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एज पर द टर्म ऑफ इशू। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन होता है वो पार्शियल या फुल हो सकता है। तो सिंपल बात है, या तो फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं या पार्शियली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते फ्यूचर में, ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो इक्विटी शेयर्स में फ्यूचर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। इसके हिसाब से दो तरह के डिबेंचर्स फिर से निकल के आते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरे होते हैं आपके इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जो रीपे कर दिए जाएंगे, रिडीम कर दिए जाएंगे एज पर द टर्म्स ऑफ इशू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से 8 साल बाद, इशू के 8 साल बाद जो रिडीम हो जाएंगे, रीपे हो जाएंगे, ऐसे डिबेंचर्स होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होंगे भाई? आप खुद ही बोल सकते हो, वो डिबेंचर्स जो रीपे नहीं होंगे पूरी जिंदगी में, कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में रीपे नहीं होंगे। कब रीपे होंगे? वो सिर्फ जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, वाउंड अप हो रही होगी, तभी रीपे होंगे, वरना वो रीपे नहीं होंगे कंपनी की लाइफ टाइम में। इसलिए ऐसे डिबेंचर्स को दूसरा नाम भी दे दिया जाता है परपेचुअल डिबेंचर्स। परपेचुअल डिबेंचर्स, ठीक है। तो परपेचुअल डिबेंचर्स अगर कहीं दिख जाए समझ जाना, इट मींस इट इज एन इररिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का मतलब आप बोल सकते हो ट्रांसफरेबिलिटी, इसको आप ऑल्टरनेटिवली ये भी बोल सकते हो ट्रांसफरेबिलिटी। तो इसके हिसाब से दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, दूसरे होते हैं आपके बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड होल्डर को ही पे किए जाते हैं, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड्स में जिस डिबेंचर का होल्डर का नाम रजिस्टर होगा उसी को डिबेंचर का पैसा दिया जा सकता है, उसी को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा सकता है। कोई भी जाके डिबेंचर का कागज लेके ये नहीं बोल सकता कि लाओ दो मेरे को, दो डिबेंचर के पैसे या डिबेंचर का इंटरेस्ट मेरे को दो। जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा कंपनी के पास उसी को पैसा दिया जा सकता है। ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, दीज आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफर कैसे होते हैं? ये लीगल प्रोसेस को फॉलो करके ही ट्रांसफर हो सकते हैं। और इस लीगल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड।
ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और ट्रांसफर करना है अगर आपको, मतलब एक जो डिबेंचर होल्डर है वो अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है अपने डिबेंचर्स, तो उसको एक ट्रांसफर डीड का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो पूरा एक प्रोसेस होता है कंपनीज एक्ट में, जो प्रोसेस लिखा हुआ है लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करके डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी बस डिलीवरी से नहीं ट्रांसफर हो सकता। ठीक है, तो दूसरे हो गए आपके बियरर डिबेंचर्स। तो बियरर डिबेंचर्स उल्टा केस हो गया, ये होते हैं ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, है ना, यानी जिसके पास डिबेंचर का कागज का टुकड़ा है वो डिबेंचर होल्डर है कंपनी के लिए। जो कागज का टुकड़ा लेके पहुंच जाए कंपनी के पास, उसको कंपनी उठा के डिबेंचर का पैसा या इंटरेस्ट जो भी है वो दे देगी। तो दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पेबल टू द बियरर, हेंस नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मियरली बाय डिलीवरी ही ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई ट्रांसफर डीड के एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, जिसमें दो तरह के डिबेंचर्स आते हैं। एक होते हैं फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स, दूसरे होते हैं आपके सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जिनको प्रायोरिटी मिलती है ओवर सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, तो जब जो प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है ना, प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर हुआ और उन पैसों से अगर डिबेंचर्स को रीपे करने की बात आएगी तो पहली प्रेफरेंस दी जाती है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स को, और सेकंड नंबर पे आते हैं आपके सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। अकॉर्डिंगली इनका नाम पड़ गया फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। ठीक है, तो फर्स्ट मॉर्गेज क्या हो? दीज डिबेंचर्स आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, और सेकंड मॉर्गेज क्या हो? दीज डिबेंचर्स आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। मतलब पहली प्रेफरेंस फर्स्ट मॉर्गेज को, दूसरी प्रेफरेंस सेकंड मॉर्गेज को, सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक छोटी मोटी थ्योरी है जिससे छोटे मोटे आपके सवाल, और कुछ नहीं तो ट्रू फॉल्स में कुछ छोटा मोटा सवाल बन के आ सकता है। तो ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हमारी डिस्कशन है वो करना शुरू करते हैं। तो पहली तो है, इसमें देखो बहुत सारी चीजें ना इसमें आपकी शेयर्स की तरह ही होती है, बहुत सारी आपकी जो मेजॉरिटी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो शेयर्स की तरह ही चलती है। ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स जो इश्यू होते हैं वो फॉर कैश भी हो सकते हैं, शेयर्स भी कैश पे इशू हो सकते थे, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू हो सकते हैं, शेयर्स में भी हमने ये पढ़ा था। लेकिन नया पॉइंट क्या है? डिबेंचर्स में एक तीसरा टाइप ऑफ इशू भी आ सकता है जिसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये एक नया इसमें पॉइंट है। लेकिन डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश एंड डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सिमिलर टू आपके इशू ऑफ शेयर्स की तरह चलता है ना। तो जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते थे तो हम बोलते थे ये इशू हो सकता है प्रमोटर्स को भी, अंडरराइटर्स को भी, और वेंडर्स को भी हो सकता है फॉर परचेज ऑफ एसेट या फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिल्कुल जो पॉइंट हमने इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा था सेम चीज यहां पे है, बस हम लोग यहां पे सिर्फ वेंडर्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स वाला पार्ट आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है इसमें सारी चीजें। तो सबसे पहले जब डिबेंचर्स इशू होते हैं फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये इशू हो सकता है एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। इशू एट पार का मतलब क्या होता है? जब आपका इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होता है। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जब आपका इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। और लास्टली मजे की बात है, डिबेंचर्स आपके डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या? जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसमें कह सकते हो नया पॉइंट आ जाता है, क्योंकि शेयर्स के केस में हम लोग इशू एट डिस्काउंट पढ़ते ही नहीं। रीजन बीइंग आपका कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, बट डिबेंचर्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है, इसलिए डिबेंचर्स के केस में हम लोग पढ़ लेते हैं। राइट, चलो जब डिबेंचर्स इशू होते हैं फॉर कैश, जब कैश पे इशू होते हैं डिबेंचर्स, तो दो केस बन सकते हैं यहां पे। या तो जो पूरा का पूरा इशू प्राइस है वो एक साथ लमसम में मिल जाए विद एप्लीकेशन। ठीक है, लमसम में मिलने का मतलब होता है जब एप्लीकेशन के साथ पैसा मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस रिसीव्ड इन लमसम। या दूसरा केस हो सकता है जब इशू प्राइस जो रिसीव होए वो होए इन इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट्स कौन सी होती है आपको अच्छे से पता है, कई बार पढ़ चुके हो। एप्लीकेशन पहली इंस्टॉलमेंट होती है जहां पे एप्लीकेशन का पैसा होता है। सेकंड होती है अलॉटमेंट की, जब अलॉटमेंट होती है उस टाइम पे जो पैसा ड्यू होता है उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी।
और उसके बाद उसके आगे की जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स। और जो इसमें सारी इशू की ट्रीटमेंट है, चाहे इशू प्राइस जब लमसम में मिल रहा हो, चाहे जब इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा हो, सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपके बिल्कुल सेम है एज यू कवर इन शेयर्स चैप्टर। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के में जैसे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, ये यहां पे भी जो है आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो बिल्कुल सेम चलेगी। तो इसलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस दोबारा से नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहां शॉर्ट में बोल दिया भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है एज डन इन इश्यू ऑफ शेयर्स। और इश्यू ऑफ शेयर्स की जो है रिवीजन वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, है ना, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो बिल्कुल वैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगी। बस ध्यान क्या रखना है, हम बस रिप्लेस कर देंगे वहां पे जो आपने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी उसमें हम कुछ रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो जहां भी आपको वहां पे शेयर्स दिख रहा था वहां पे हम डिबेंचर बोलेंगे, जैसे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, उसकी जगह अब हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली जहां जहां भी हम शेयर कैपिटल यूज करते थे उसकी जगह हम लोग बोलेंगे परसेंटेज डिबेंचर्स, है ना। तो हम बोलते थे शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, है ना, उसकी जगह हम बोलेंगे परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर में जब परसेंटेज होगा, कितना परसेंट होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका इंटरेस्ट का रेट जताता है, इंटरेस्ट का रेट डिनोट करता है परसेंटेज। तो ये कितने परसेंट डिबेंचर है ये आपको पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर ही, तो वो जो क्वेश्चन में होगा वो अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में 9% डिबेंचर बोल रखा है तो फिर हम अपनी जर्नल एंट्रीज में भी 9% डिबेंचर्स हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद शेयर्स के चैप्टर में आप ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो ये भी बिल्कुल सेम है अगेन एज डन इन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लग जाएगा, बस वही सेम चीज। शेयर्स की जगह आपको डिबेंचर यूज करना है और शेयर कैपिटल की जगह आपको परसेंटेज डिबेंचर यूज करना है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी सारा कॉन्सेप्ट हो गया, आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई, सब कुछ आपका सेम है एज डन इन इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम 3 ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करते हैं। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते थे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दो, मतलब बेसिकली एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव हम पढ़ते थे प्रोराटा अलॉटमेंट का, और तीसरा ऑल्टरनेटिव हम पढ़ते थे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, है ना। तो सेम चीज यहां पे भी चलती है, राइट, ओके। जब डिबेंचर्स अगर इशू होते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को हम कहां डालते हैं? हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो बच्चे 12वीं से आ रहे हैं उनको 12वीं की आदत है, आप लोग जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखते हो, ध्यान रखना अब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखना, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखना है, दैट्स इट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या एसपीआर, ये जो शॉर्ट में ऐसी चीजें आप लिखते हो ना, ये अब आप यूज नहीं करना। चाहे शेयर्स का चैप्टर हो चाहे डिबेंचर्स का चैप्टर हो, आपको यूज क्या करना है? पूरा लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व भी नहीं लिखना, खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो 12वीं से बच्चे आते हैं उनको आदत होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की, बट अब वो आदत थोड़ा सा आप छुटा देना, बल्कि आपके लिए काम आसान हो गया। अब आपको छोटा, आपके लिए शब्द जो लिखने का हो गया वो छोटा हो गया। अब पूरा रिजर्व नहीं लिखना, आपको खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम है, आप शेयर्स के चैप्टर में पढ़ते हो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो सेम चीज यहां पे भी चलती है। हां, एक चीज आपको यहां पे नहीं पढ़नी होती, वो क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ये हम शेयर्स के चैप्टर में नहीं पढ़ते, है ना, बट यहां पे भी ऐसा कुछ बहुत सीखने वाला काम नहीं है ना। जब प्रीमियम पे इश्यू होता था, तो जो प्रीमियम होता है बेसिकली ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसलिए हम लोग इस कैपिटल रिसिप्ट को सिक्योरिटीज प्रीमियम पे क्रेडिट कर देते थे, है ना। लेकिन अब जब डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट जो है ये कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए। तो इस कैपिटल लॉस को कंपनी डेबिट कर देती है एक अलग अकाउंट में, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना। तो डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको, तो आपके अगर ये एंट्री है ना 50,000 का टोटल फेस वैल्यू है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट 40,000 रुपए ले रहे हैं, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या एंट्री हो गई? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, डिबेंचर होल्डर से हम 40,000 रुपए ड्यू कर रहे हैं, 10,000 का डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे 10,000 को, और 2.8% डिबेंचर्स। याद रखना एक बात भी, कि जैसे मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है वो हमेशा फेस वैल्यू आता है, सिमिलरली परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो भी हमेशा फेस वैल्यू आता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से रजिस्टर कर लेना, ठीक है, कभी मत भूलना
शेयर कैपिटल हो चाहे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हो, आपके दोनों में भी पूरा फेस वैल्यू आता है, इशू प्राइस नहीं आता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये थोड़ा सा यहां पे एक एक्स्ट्रा डिस्कशन यहां पे हो जाता है, इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, है ना। तो यहां पे हम टोटल कितने केसेस पढ़ते हैं? 6 केसेस, 6 केसेस पढ़ते हैं। लेकिन इन 6 केसेस में से पहले 3 केस तो आपके नॉर्मल केस ही होते हैं। बेसिकली क्या केस है देखो, इश्यू एट पार है लेकिन रिडेम्पशन एट पार है ना। जब मैं रिडेम्पशन एट पार बोलता हूं या रिडेम्पशन एट प्रीमियम बोलता हूं, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका रिडेम्पशन का प्राइस है अगर ये फेस वैल्यू के बराबर है तो ये होता है रिडेम्पशन एट पार। अगर आपका जो रिडेम्पशन का प्राइस है ये फेस वैल्यू से ज्यादा होता है तो ये होता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम, है ना। तो अगर 100 रुपीज का फेस वैल्यू का डिबेंचर है और रिडीम भी 100 रुपीज पे हो रहा है तो ये है रिडेम्पशन एट पार। और अगर 100 रुपीज के फेस वैल्यू के डिबेंचर 120 रुपए पे रिडीम हो रहे हैं तो ये है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे कुछ 6 केसेस में पूरे डिस्कशन को बांट देते हैं। क्या केसेस होते हैं? अगर इशू एट पार हो और रिडेम्पशन भी एट पार हो, इशू एट प्रीमियम हो बट रिडेम्पशन एट पार हो, इशू एट डिस्काउंट हो बट रिडेम्पशन एट पार हो। तो पहले 3 तो केस ये हो गए। तो मजे की बात है जब रिडेम्पशन पार पे होने वाली है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो एंट्रीज आप नॉर्मल पास करते हो वो पास करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना। एक्स्ट्रा काम करने की आपको आवश्यकता कहां पड़ती है? जहां पर रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा हो, जहां पे प्रीमियम पे डिबेंचर्स रिडीम होंगे उस केस में आपको फिर एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले 3 केस में कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं है, ये खाली बस दिमाग में हमने बिठा दिया कि ये 3 केस होते हैं। लेकिन अगले 3 केस जो हैं जिनमें हमारी रिडेम्पशन एंड प्रीमियम हो रही है वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो वो 3 केसेस क्या क्या हैं? जब इशू एट पार हो बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो, जब इशू एट प्रीमियम हो और रिडेम्पशन भी एट प्रीमियम हो, और इशू एट डिस्काउंट हो और रिडेम्पशन भी आपका जो है प्रीमियम पे हो। ठीक है, तो जहां पे इन शॉर्ट प्रीमियम में रिडेम्पशन होने वाली है वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसलिए हम केस 4, 5, 6 की सेपरेट डिस्कशन करते हैं, क्योंकि केस 1, 2, 3 में कोई अलग डिस्कशन करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल इशू की एंट्रीज जो आप नॉर्मली करते हो वही करनी होती है। राइट, ओके। तो फटाफट से इन 3 केसेस को, केस 4, 5, 6 को डिस्कस कर लेते हैं, क्या यहां पे हमें करना होता है। तो केस 4 क्या है? इशू पार पे हो सपोज 100 रुपए पे और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सपोज 110 रुपए में, तो आपको एंट्रीज कैसे करनी है ना। तो अभी हम सारी एंट्रीज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अज्यूमिंग कि हमारा जो सारा इशू प्राइस है वो लमसम में मिल रहा हो, लमसम वाला केस चल रहा हो, उस हिसाब से हम एंट्रीज डिस्कस करेंगे। राइट, ओके। तो इशू प्राइस अगर इशू है पार तो हमारे बैंक में पैसा, एप्लीकेशन में पैसा कितना रुपए का आएगा? 100 रुपए का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए। ठीक है, अब जब अगली एंट्री होती है जिसमें हम एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर्स पे डाल देते हैं, मतलब अलॉटमेंट के टाइम जो हम एंट्री करते हैं उसमें हमें ध्यान से एंट्री करनी होगी। आपकी जो नॉर्मल एंट्री होती है वो क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, तो वो एंट्री तो होगी। साथ ही में हम लोग जो रिडेम्पशन हमें महंगे दाम पे करना है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है, कंपनी के लिए जो प्रीमियम उसे देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो एक प्रकार का नुकसान है ना। तो उस नुकसान की एडजस्टमेंट हम आज ही कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से 10 रुपए की, और कोरिस्पॉन्डिंगली इसका नुकसान भी हम लोग आज ही डेबिट कर देते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे ही, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो ये व्हाइट में जो एंट्री लिखी हुई है तो आपकी नॉर्मल एंट्री है, और ये जो येलो कलर के पेन में एंट्री लिखी हुई है ये आपको एक्स्ट्रा काम यहां पे करना होता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसको डेबिट करना होता है 10 रुपए के लॉस को, और सेम अमाउंट का जो प्रीमियम होता है आपका उसको आपको प्रीमियम में क्रेडिट करना होता है, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अभी इसकी डिस्क्लोजर कैसे होता है वो सब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम कैसे डिस्क्लोज करते हैं, लॉस का क्या करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? प्रीमियम और रिडेम्पशन को हम लोग लॉस की तरह बुक कर लेते हैं, डेबिट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, और प्रीमियम को हम लोग लाइबिलिटी में भी बुक कर देते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये आपकी पूरी एंट्री बन जाती है यहां पे। राइट, तो ये एक्स्ट्रा काम आपको यहां पे करना होता है सारे केसेस में। तो केस 5 क्या है? इश्यू एट प्रीमियम। मान लो इश्यू 105 रुपए पे हो रहा हो,
एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन 110 रुपए पे हो रहा हो। तो अब कैसे कैसे एंट्रीज होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें तो 105 रुपए आएगा जो हमें मिल रहा है ना। फिर ट्रांसफर की एंट्री, फिर ट्रांसफर की एंट्री, यहां पे ध्यान से, अब व्हाइट वाले पेन से यहां पे भी जो लिखा है ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपए, टू परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है 100 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 रुपए। तो ये आपकी नॉर्मल एंट्री होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम क्या करना है आपको, 10 रुपए का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसका आपको लॉस भी बुक करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट के नाम से, और 10 रुपए का प्रीमियम का लाइबिलिटी भी आपको रिकॉर्ड करनी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर करके। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री यहां पे बन जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 रुपए, प्रीमियम ऑन इश्यू जो है आपका, और लास्टली टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए। ठीक है, केस 6 के आपका इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा हो, सपोज 95 रुपीज पे, रिडेम्पशन हो रहा हो एट प्रीमियम यानी सपोज 110 रुपए में, तो आपको क्या करना है, तो पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां तो आपका 95 रुपीज पे आ जाएगा, राइट। अब नॉर्मल केस में आप क्या करते हो, डिस्काउंट के केस में, नॉर्मल केस में आप क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, 5 रुपए का आप डिस्काउंट बुक करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए का जो डिस्काउंट ऑन इश्यू है वो डालोगे, 2% डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपए फेस वैल्यू डालोगे। ठीक है, अब यहां पे भी सेम काम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 10 रुपए की, और कोरिस्पॉन्डिंगली जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 10 रुपए का, वो भी हमको डेबिट करना पड़ेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो चाहे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, इनका नेचर बिल्कुल सेम होता है, ये दोनों भी कैपिटल लॉसेस हैं, इनकी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ सेम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिस्काउंट को अलग से डेबिट करने की जगह और लॉस को अलग से डेबिट करने की जगह इसको कंबाइन कर देते, क्लब कर देते हैं। ठीक है, तो हम अलग से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट नहीं दिखाते, हम पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करेंगे 15 रुपए से। इस 15 रुपए में से 5 रुपए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू है और 10 रुपए जो है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ठीक है, तो क्योंकि इनका नेचर सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम अलग अलग खाते खोलने की जगह एक ही अकाउंट में से क्लब कर देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। तो आप लोग क्लब करके कंबाइन करके करना, हालांकि टेक्निकली अगर अलग अलग करोगे तो वो गलत नहीं है, बट बेटर वे होता है कि हम इसको क्लब करके एक ही में दिखाएं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, ओके। अब ऊपर की जो भी सारी मैंने आपके साथ एंट्रीज डिस्कस करी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करी, वो हमने किस हिसाब से करी, अगर इश्यू प्राइस हमारा लमसम में मिल रहा हो उस हिसाब से हमने करी। अगर आपका इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा हो अलग अलग एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स में, तो फिर हमें क्या काम करना होता है, तो काम आपका सेम होगा, जो आप ये लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपका रिकॉर्ड होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जिस एंट्री में आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हो, उसी एंट्री में आप ये लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को चिपका दोगे। ठीक है, तो मेरे जो टेस्ट सीरीज के ग्रुप के बच्चे होंगे उनको याद होगा, शायद मैंने एक क्वेश्चन डाला था ऐसा जिसमें आपको ये करना पड़ा था, तो मैंने जानबूझ के ऐसा टेस्ट में क्वेश्चन डाला था जिसमें इस चीज की एप्लीकेशन हुई थी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो रिकॉर्ड होगा वो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमें करना है अगला कॉन्सेप्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी बेसिकली मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है, तो कोई अगर हम लोन लेते हैं, कोई कंपनी अगर लोन लेती है तो अपने कुछ लोन के अगेंस्ट भी एसेट सिक्योर करा देती है ना। तो कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी अलग सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा एडिशनल एक और सेकेंडरी सिक्योरिटी, इसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी कब हम रियलाइज कर सकते हैं, कब लेंडर रियलाइज कर सकता है, जब लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है, तो लोन की रीपेमेंट पे जब डिफॉल्ट हो जाए या उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो जाए, तो उस केस में जो आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी है उसकी ऊपर जो राइट है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। ठीक है, अब कंपनी जो है अपने खुद के डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी।
तो कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर सकती है, राइट। लेकिन इन डिबेंचर्स पे जो राइट्स होते हैं, इन डिबेंचर्स पे जो राइट्स होते हैं, वो जो लेंडर है जिसको कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया जा रहा है डिबेंचर, वो लेंडर जो है वो तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब लोन की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो जाए। इसका मतलब जब कंपनी अपने लेंडर को डिबेंचर इशू करती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो वो लेंडर जो है वो डिबेंचर होल्डर ऐसे नहीं बन जाता। वो डिबेंचर होल्डर ट्रू सेंस में तभी बनेगा जब कंपनी उनको लोन रीपे करने में कोई डिफॉल्ट कर दे, ठीक है जी। तो इसका मतलब लेंडर कोई ये जो डिबेंचर इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, लेंडर उस पर इंटरेस्ट नहीं मांग सकता कि लाओ दियो मेरे को इस डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट दो। वो अपने लोन पे, अपने ओरिजिनल लोन पे नॉर्मली इंटरेस्ट मांग सकता है, लेकिन इन डिबेंचर्स पे जो कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू हुए हैं उन पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, राइट। ओके, ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमें तो भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब है, तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप जो इशू कर रहे हो डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसकी कोई भी अलग से सेपरेट एंट्री मत करो। आप इसकी कोई सेपरेट एंट्री मत करो। तो आप एंट्री किसकी करोगे? बैंक से अगर लोन ले रहे हो जब भी आप, तो लोन लेने की एंट्री कर लोगे नॉर्मली, और डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं पास होगी। तो उसका किसर क्या होगा? उसका खाली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर होगा। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट में लोन का डिस्क्लोजर करोगे नॉर्मली, सपोज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जब हम नोट बनाओगे तो आप वहां लिखोगे लोन फ्रॉम बैंक, मतलब जिससे भी लेंडर से लिया हुआ है ना, और यहां लोन का अमाउंट लिखोगे और यहीं ब्रैकेट में लिख दोगे, यहीं पे ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर दोगे कि ये जो लोन है वो सिक्योर है बाय इशू ऑफ जितने भी डिबेंचर्स हैं, सपोज 12,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, कितनी की फेस वैल्यू है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लाइन चिपका दोगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ सो एंड सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ सो एंड सो रुपीज ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, इस प्रकार से आप एक डिस्क्लोजर दे दोगे और आपका काम खत्म। तो ये आपका पहला मेथड होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी की डिस्क्लोजर का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप बैंक से लोन लेने की एंट्री नॉर्मली पास कर दो, बैंक से लोन लेने की एंट्री नॉर्मली पास कर दो, और जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसकी भी एक जनरल एंट्री पास कर दो। और उसकी क्या एंट्री होती है आपकी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, मतलब एक टेम्परेरी टाइप का अकाउंट खोल लो जिसको बोल दो आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब इसकी बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर होती है? आपको सब कुछ आना चाहिए, डिस्क्लोजर भी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डिस्क्लोजर भी पूछा जा सकता है। तो अगेन आप अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की नॉर्मली डिस्क्लोजर करोगे जैसे करते हो, राइट। और इसके बाद आप क्या करोगे? आप अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आओगे, आप अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप लोन दिखाओगे, एक तो आप अपना लोन दिखाओगे, और जो आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी वो दिखा दोगे। इसका टोटल आ गया। तो सर डिबेंचर सस्पेंस का हमने क्या करना है? इसको आपको अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखाना है, अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखाना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से। यहां थोड़ा सा अलग हो जाता है आईसीआई के हिसाब से ट्रीटमेंट, सीबीएसई में आपको 4 पढ़ते थे, बट अब उससे कंफ्यूज मत होना। यहां पे आपको क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है कि जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो आपको अदर नॉन करेंट एसेट्स हेड के अंदर दिखाना है। तो यहां आप लिख दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी करके यहां पे आप दिखा दोगे। तो ऑटोमेटिकली आपका डिबेंचर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट एस्पेक्ट का डिस्क्लोजर हो गया, और परसेंटेज डिबेंचर का क्रेडिट जो बैलेंस है उसका आपका यहां पे लाइबिलिटी के अंदर डिस्क्लोजर हो गया। तो आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। तो अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा मेथड फॉलो करो, तो आप मेथड 1 फॉलो करोगे, आप मेथड 1 फॉलो करोगे। आईसीआई भी यही बोलता है और आपको भी यही करना है। आप मुझसे ये मत पूछना कि सर अगर मेथड 2 फॉलो करेंगे तो नंबर कट जाएंगे क्या, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं हूंगा तो वैसे मैं भी काटूंगा नंबर, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको मेथड 1 फॉलो करना है, यानी कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करनी, खाली डिस्क्लोजर करना है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो आप ज्यादा बहस करने से अच्छा याद रखो बस कि भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मेथड 1 फॉलो करो, काम खत्म, सेफ आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, आप भी खुश, मैं भी खुश, और इंस्टीट्यूट भी खुश, ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल सिमिलर टू इश्यू ऑफ शेयर्स है। तो
इशू ऑफ शेयर्स में भी आप एक कॉन्सेप्ट कवर करते हो, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां पे हम सिर्फ इशू टू वेंडर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इशू टू प्रमोटर्स या इशू टू अंडरराइटर्स वाला कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में भी डिस्कस नहीं है, तो हम भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट वहां से कोई सवाल आएगा। तो हम खाली वेंडर्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। और वेंडर्स को आप डिबेंचर्स कब इशू कर सकते हो, या तो आप पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो किसी कंपनी का सपोज, या फिर आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, कोई मशीनरी फर्नीचर वगैरह परचेज कर रहे हो, और उसको आप कैश देने की जगह अपने डिबेंचर्स दे रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। तो क्या क्या एंट्रीज होती है हमारी, पहले अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं, जो जो भी आपने लिए इंडिविजुअली, जो जो भी एसेट दे रखे होंगे वो हम डेबिट करते हैं, और इसकी हम लेते हैं एग्रीड वैल्यू। ध्यान रखना हम खाली एग्रीड वैल्यू लेते हैं। जो लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी वो हम क्रेडिट करते हैं इंडिविजुअली, इसकी भी हम एग्रीड वैल्यू लेते हैं, है ना। टू वेंडर अकाउंट लिखते हैं, वेंडर अकाउंट में जिस भी कंपनी का आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, जिस भी एंटिटी का आप बिजनेस परचेज कर रहे हो उसका नाम आ जाता है, और इसमें हम डालते हैं एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, है ना। अब ये एंट्री करने के बाद आपकी बैलेंसिंग फिगर बच जाती है। अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे बचती है तो उसको हम बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व, और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बचती है तो उसका हम बोलते हैं गुडविल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या होती है, ये होती है आपकी परचेज गुडविल। तो ये वैसे मैंने आपके साथ शेयर्स चैप्टर में भी डिस्कस किया था, दोबारा से मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने एसेट परचेज किया है तो एसेट को परचेज करने की जो नॉर्मल एंट्री होती है वो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट मतलब जिससे भी आपने एसेट परचेज करा है उसका नाम आ जाएगा यहां पे, है ना। तो ये पहले आपकी परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री हो गई। नेक्स्ट आपको एंट्री करनी होती है डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, वेंडर के अकाउंट को वापस डेबिट कर देते हो, जिस भी अमाउंट से आपने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था अब उस अमाउंट से आप डेबिट कर देते हो, राइट। अब डिबेंचर्स के केस में आपको तीन केस आते हैं, या तो इशू पार पे हो सकता है, या इशू प्रीमियम पे हो सकता है, और यहां पे इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे, तो हम लोग डिस्काउंट वाला पार्ट यहां पर शेयर्स के चैप्टर में नहीं डिस्कस करते थे, बट डिबेंचर्स के चैप्टर में डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं शेयर्स, तो हम यहां पे डिस्काउंट वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर डिबेंचर्स आपका डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो साथ ही आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब टू क्या करोगे, टू बैंक। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि हमने पार्ट पेमेंट कुछ चेक वगैरह से करी तो टू बैंक आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है हमने कुछ पार्ट पेमेंट करने के लिए कुछ बिल्स वगैरह एक्सेप्ट कर लिए तो टू बिल्स पेपल आ जाएगा। और रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया पैसा उसके लिए आपको अपने डिबेंचर्स इशू करने हैं, है ना। उसमें क्या आ जाएगा 2% डिबेंचर्स, और बार बार कह रहा हूं परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आता है, और डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ऑफ कोर्स या प्रीमियम पे इशू हो रहे होंगे, या डिस्काउंट पे इशू हो रहे होंगे, या पार पे इशू हो रहे होंगे। तो पार पे इशू हो रहे हैं तो खाली 2% डिबेंचर, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डालना पड़ेगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डेबिट करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को, ठीक है। क्या इससे आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं, आपको एक वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी पड़ती है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड की। इसकी क्या एंट्री होती है या इसका क्या फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ डिबेंचर ले लोगे। तो सपोज ऐसे ले रहा हूं, अगर 1000 रुपए का टोटल पीसी था जिसमें से हमने 200 रुपए का चेक दे दिया, तो रिमेनिंग जो 800 रुपए, इस 800 रुपए के लिए आपको डिबेंचर इशू करना है, तो वो यहां पे आप डाल दोगे डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, इशू प्राइस से आपको डिवाइड करना है ना। इशू प्राइस क्या होगा, अगर पार पे इशू हो रहा है तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर इशू प्राइस आपका प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर आपका इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो इससे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे तो आप सारी कैलकुलेशन कर दोगे। यहां पे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू पर डिबेंचर कर दोगे, यहां पे आपका परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा। प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू प्रीमियम पर डिबेंचर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू डिस्काउंट पर डिबेंचर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी यहां पे आपका आ जाएगा, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपको याद होगा जो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं, उसका हम करते क्या अल्टीमेटली, ये हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो ये तो मैं देखो पहली बात आपको पहली बता चुका कि जो डिस्काउंट ऑन इशू होता है या लॉस ऑन इशू होता है ये बाय नेचर एक कैपिटल लॉस होता है, ये याद रखना, ये कैपिटल लॉस होता है, ओके।
अच्छा, ये जो लॉस है, ये जो डिस्काउंट है या जो लॉस है, ये आपका राइट ऑफ होता है या अमोर्टाइज होता है ओवर द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स। तो यहां पे थोड़ी सी आपकी ट्रीटमेंट अलग हो जाती है एज कंपेयर टू द ट्रीटमेंट दैट यू स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, 12वीं की ट्रीटमेंट से थोड़ी यहां अलग हो जाती है। हम इसको डिबेंचर की जिंदगी में, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, इसको अमोर्टाइज या राइट ऑफ करते हैं। अब वो कैसे करना होता है हमको, तो यहां पे हमारे दो केसेस होते हैं। पहला केस ये कि जब डिबेंचर्स जो हमारी रिडीम होंगे वो होंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन लमसम, मतलब लमसम में एक साथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिडीम होंगे। या दूसरा केस हो जाता है जब हमारे जो डिबेंचर्स रिडीम होंगे वो अलग अलग डेट्स पे इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर लमसम में रिडीम होने वाले हमारे डिबेंचर्स, तो हम जो लॉस राइट ऑफ करते हैं वो राइट ऑफ करते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड। ठीक है, वो मतलब कैसे, हम जो लॉस राइट ऑफ करते हैं वो हम इक्वली राइट ऑफ कर देते हैं ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टोटल लॉस है 10,000 रुपए और मेरे डिबेंचर्स 5 साल बाद लमसम में रिडीम होने वाले हैं, तो हर साल मैं कितने कितने रुपए राइट ऑफ करूंगा, 2,000 रुपए। ठीक है, तो 2,000 रुपए करके हर साल में राइट ऑफ करूंगा। अच्छा, दूसरा केस, अगर डिबेंचर्स हमारे टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होने वाले, तो क्या, तो उस केस में हम जो लॉस को राइट ऑफ करते हैं ओवर द ईयर्स या ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, वो हम राइट ऑफ करते हैं इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव, इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव। अब ये रेशियो ऑफ बेनिफिट आप कैसे निकालते हो, सिंपल है। रेशियो ऑफ बेनिफिट निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर एवरी रिडेम्पशन। हर साल मेरे कितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था। तो सपोज ईयर 1 में मेरा 10,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, ईयर 2 में मेरा 8,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, ईयर 3 में मेरा 6,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, फोर्थ ईयर में मेरे पास 4,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था, फिफ्थ ईयर में मेरा 2,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था। और इस प्रकार से 5 साल बाद हमारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। मतलब हर साल समझ लो 2,000 रुपए के डिबेंचर्स मेरे रिडीम हो रहे हैं। तो पहले साल मेरा 10,000 रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, दूसरे साल 8,000 का, तीसरे साल 6,000 का, चौथे साल 4,000 का और फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर में 2,000 रुपए का। तो जब आप अपना रेशियो निकालते हो, रेशियो ऑफ बेनिफिट, रेशियो ऑफ बेनिफिट कुछ नहीं होता, ये इसी का रेशियो होता है, इसी का रेशियो होता है। इसी का आप रेशियो निकाल देते हो। तो देखो 10:8:6:4:2, ये आपका रेशियो निकल जाता है। चाहे तो अगर सिंप्लीफाई कर दो 2 से डिवाइड करके, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4:3:2:1। तो ये आपका रेशियो आ जाता है। तो यहां पर रेशियो ऐसे लिख देते हो 5, 4, 3, 2, 1 और टोटल कर लेते हो 9 तिया 12 और 12 तिया 15। ठीक है, अब आप इस रेशियो के बेसिस पे अपने डिबेंचर्स को रिडीम करते रहते हो, है ना। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 15,000 रुपए का डिस्काउंट था, सपोज टोटल डिस्काउंट मेरा 15,000 रुपए का था, तो ये आप कैसे राइट ऑफ करोगे, पहले साल आप राइट ऑफ करोगे 15,000 इंटू 5/15, दूसरे साल आप रिडीम करोगे 15,000 इंटू 4/15, तीसरे साल आप रिडीम करोगे 15,000 इंटू 3/15। तो इस प्रकार से आप प्रोपोर्शनेटली रेशियो ऑफ बेनिफिट में इस पूरे डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने का। ठीक है, तो अगर लमसम में रिडीम हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, अगर इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होना है डिबेंचर, तो उस केस में हम लोग रेशियो ऑफ बेनिफिट में उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट, अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है राइट ऑफ करने की, तो आपने पढ़ा होगा लिंक करना सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 52 में, तो उसी का एप्लीकेशन है। तो ये जो नुकसान है बेसिकली, इस नुकसान को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके सवाल में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आप इस लॉस को सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हो, अन्यथा ये पूरा का पूरा जो लॉस राइट ऑफ हो जाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस प्रकार से आपका लॉस को या डिस्काउंट को आपने डेबिट कर रखा था और राइट ऑफ करते वक्त आप इसको क्रेडिट कर रहे हो और आपका काम खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात को याद रखना, जब ये आपका डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ हो रहा है इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में राइट ऑफ हो रहा है, तो ये आप कौन से हेड में दिखाते हो, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्क्लोजर होता है
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब आप बनाते हो तो ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आप लोग दिखाते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा और लॉस या डिस्काउंट जो राइट ऑफ हो रहा है पीएनएल से ये भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा सर जितना लॉस या जितना डिस्काउंट हमने राइट ऑफ कर दिया वो तो ठीक है, जो डिस्काउंट और लॉस हमने राइट ऑफ नहीं किया उसका क्या? तो सपोज 10,000 का लॉस था, उसमें से पहले साल मैंने 2,000 रुपए का राइट ऑफ कर दिया लॉस, तो वो तो खत्म। बचे हुए 8,000 रुपए के डिस्काउंट का क्या होगा? इसके हम डिस्क्लोजर कैसे करेंगे? तो इसका डिस्क्लोजर होता है या तो अंडर करंट एसेट, अदर करंट एसेट के अंदर, या फिर अदर नॉन करंट एसेट के अंदर। अदर करंट एसेट के अंदर वो हिस्सा आएगा जो अगले एक साल के अंदर राइट ऑफ होने वाला है, बैलेंस शीट डेट से अगले एक साल के अंदर जो राइट ऑफ होने वाला है। तो सपोज बचे हुए 8,000 में से 2,000 रुपए तो अगले एक साल के अंदर राइट ऑफ हो जाएगा और रिमेनिंग 6,000 बाद में राइट ऑफ होगा, है ना। तो जो 2,000 रुपए अगले एक साल के अंदर राइट ऑफ होने वाला है वो अदर करंट एसेट के अंदर आ जाएगा, और बचा हुआ 6,000 रुपए जो एक साल बाद राइट ऑफ होगा वो आपका अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर आपके साथ डिस्कस करना था, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पढ़ते हो तो यहां पे आपको विद टीडीएस पढ़ना होता है। 12वीं में आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पढ़ते हो तो वहां पे आपको टीडीएस नहीं कवर करना होता, बट यहां पे आपको टीडीएस भी कवर करना है, राइट। ओके, पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और ये भी मैं 2 बार बता चुका आपको कि ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये होता है यूजिंग अ कूपन रेट, एक इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब ये कूपन रेट हमें कैसे पता लगता है? ये हमारे डिबेंचर के नाम के साथ प्रीफिक्स होता है। तो अगर आपका 12% डिबेंचर है तो इसका मतलब क्या है? आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो है 12% पर एनम। ठीक है, अच्छा, जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट होती है ये मंथली भी हो सकती है, ये क्वार्टरली भी हो सकती है, ये हाफ ईयरली भी हो सकती है, ये एनुअली भी हो सकती है। तो ये आपके टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से चलेगा। आपके एग्जाम के सवाल में वो आपको बता देगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है किसी सवाल में तो वो आपको सवाल में बता देगा कि इंटरेस्ट जो पेमेंट है कौन से पीरियड में करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है, एनुअली करनी है, जैसे भी करनी है अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन में कर लोगे। बस ध्यान रखना बच्चे ध्यान नहीं रखते कई बार। अगर सपोज हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो जब आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर रहे होगे तो इसकी कैलकुलेशन करते वक्त इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त इंटू 6/12 जरूर करना। अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त इंटू 3/12 जरूर करना। ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं सिंपल सी चीज, बट ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स के लिए उस पर उनको कई बार टीडीएस भी काटने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ये बेसिकली इनकम टैक्स होता है। ठीक है, तो मैंने वैसे बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जा रहा है वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम है ना। तो उस इनकम पे गवर्नमेंट बोलती है कंपनी को कि आप पहले ही टैक्स काट लो, क्योंकि डिबेंचर होल्डर की वो इनकम है तो उस इनकम पे आप पहले ही टैक्स काट लो। तो इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवरऑल कैसे होती है पूरी इंटरेस्ट की? तो पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, राइट। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट हो रहा है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर की तरफ हमने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया। उसके बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट पे करते वक्त क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जितने अमाउंट से ड्यू करा, टू बैंक अकाउंट, तो 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट है टोटल और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 10% का टीडीएस काटना है, तो 100 रुपए में से 10 रुपए तो हम लोग टीडीएस पेबल में डाल देंगे एज लाइबिलिटी, और रिमेनिंग 90 रुपीज को हम लोग पे कर देंगे यहां पे। ऑल्टरनेटिवली आप एक काम और भी कर सकते हो, ये जो टीडीएस पेबल की एंट्री है वो आप यहां पे ड्यू करते वक्त भी चिपका सकते हो। ये ज्यादा मेरे ख्याल से रेलिवेंट होगा और ठीक भी होगा, बट आप दोनों में से कुछ भी कर लेना, आपको जो ठीक लगे। तो हो सकता है किसी सवाल में आपको यहीं दिख जाए कि वो यहीं पे ड्यू जब आप कर रहे हो 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट है तो ड्यू हो रहा है डिबेंचर होल्डर को 90 रुपए, और रिमेनिंग 10 रुपए हम लोग यहीं पे टू टीडीएस पेबल दिखा देते हैं। तो ये जो टीडीएस पेबल की लाइबिलिटी हम बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, ये आप इंटरेस्ट ड्यू करते वक्त भी दिखा सकते हो या इंटरेस्ट पे करते वक्त भी दिखा सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर हमको टीडीएस को गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। भाई टीडीएस अपनी जेब में थोड़ी रहता है, वो हमें गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जमा करना होता है। तो ये हम जमा कर देते हैं टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, और ईयर एंड पे भूल जाते हैं बच्चे, आप मत भूलना, जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रांसफर करना है।
ठीक है। तो पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर। मेरे हिसाब से काफी इजी चैप्टर है ना, इजी चैप्टर है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, जनरली मैं रूल नहीं कह रहा कि भाई ये सीए के एग्जाम्स है, यहां पे कोई रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरली अभी तक जो मैंने देखा है इसमें से 5 नंबर के आपके प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, अगर आते हैं तो छोटे छोटे। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगी होगी, आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी। अगर ये रिवीजन आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।